हेलो बच्चों, माई सेल्फ राजीव शर्मा और आज मैं रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में आगे बात करने जा रहा हूँ अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमेट्रीय संबंध। क्या होता है, ध्यान से सुनिए बेटा। किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्रीय संबंध क्या होता है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। R इज इक्वल टू पी, R इज इक्वल टू पी। ये रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है, ये उत्पाद है, ठीक है। अगर इन दोनों में अपन अभिक्रिया वेग की बात करें तो माइनस डेल आर अपॉन डेल टी बराबर प्लस डेल पी बराबर डेल टी। माइनस डेल आर अपॉन डेल टी बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। ये प्लस माइनस चिन्ह क्यों लगे हुए, माइनस प्लस? तो मैंने आपको बताया था क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती है। तो क्रियाकारक का अभिक्रिया वेग जब हम प्रदर्शित करेंगे तो माइनस का साइन आएगा और उत्पाद का अभिक्रिया वेग हम प्रदर्शित करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। N1A प्लस N2B is equal to N3C plus N4D, ठीक है। अब इसके लिए लिखना है तो आप जो रस समीकरणितीय गुणांक है, जो स्टोइकियोमेट्रीय गुणांक है N1, N2, N3, N4, ये बटा में चले जाएंगे। देखिए माइनस 1 अपॉन N1 डेल A अपॉन डेल T बराबर माइनस 1 अपॉन N2 डेल B अपॉन डेल T। ये बराबर होगा, अब ये उत्पाद आ गए तो प्लस का साइन आएगा, प्लस 1 अपॉन N3 डेल C अपॉन डेल T और ये बराबर है प्लस ये प्लस 1 अपॉन N4 डेल डी माइनस डेल टी। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। अब मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस। इसके लिए हम करेंगे तो माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी बराबर माइनस 1/3 डेल H2 अपॉन डेल टी बराबर प्लस 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल टी। ये इस अभिक्रिया के लिए। तो ध्यान रखना है कि जो रस समीकरणितीय गुणांक होता है ना बेटा, वो बटा में चला जाता है। जैसे इसका रस समीकरणितीय गुणांक 3 है, इसका 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इसका 2 है तो बटा में चला गया। इनका N1, N2, N3, N4 है तो वो सब बटा में आ गए। तो इस तरह से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और स्टोइकियोमेट्रीय संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। उदाहरण देखिए, मेरा जो उदाहरण है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया, एक अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया दी हुई है? देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z के लिए x के विलुप्त होने की दर के लिए x के विलुप्त होने की दर कितनी दी हुई है? 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड दी हुई है, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट y के विलुप्त होने की दर, y के विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है और सेकंड z के बनने की दर, z के बनने की दर
ज्ञात करनी है और y के विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है। तो अभिक्रिया क्या है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए समीकरण है x + y = 2z। इसके लिए अभिक्रिया वेग लिखिए माइनस डेल x अपॉन डेल t बराबर माइनस डेल y अपॉन डेल t बराबर प्लस 1/2 डेल z अपॉन डेल t। ये लिखेंगे। आपको x के विलुप्त होने की दर दी हुई है, ठीक है। तो पहले आप फर्स्ट निकाल रहे हैं y के विलुप्त होने की दर। तो चूंकि बेटा डेल x अपॉन डेल t बराबर माइनस डेल y अपॉन डेल t, तो ये दोनों बराबर है और आपको क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 10⁻³ दी हुई है, तो माइनस डेल y अपॉन डेल t। मैंने आपसे कहा था माइनस कोई साइन नहीं है, तो डेल y अपॉन डेल t बराबर 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आया आपका y के विलुप्त होने की दर, उतनी है जितने x के विलुप्त होने की दर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो उतनी आ जाएगी। अब दूसरा जो पार्ट है इसका सेकंड, z के बनने की दर निकालनी है। z के बनने की दर निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखिए, डेल x अपॉन डेल t बराबर प्लस ये माइनस में 1/2 डेल z अपॉन डेल t, ये लिखेंगे। तो बेटा आपको कैलकुलेट करना है डेल z अपॉन डेल t, ये कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू डेल x अपॉन डेल t, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल z अपॉन डेल t बराबर 2 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा आपको समझ में आया। अभी मैं दूसरा सवाल लेने जा रहा हूं, उसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, अभिक्रिया कौन सी दी हुई है, a + 2b = 3c। यह अभिक्रिया है के लिए किसी क्षण पर c के बनने की दर, के लिए किसी क्षण पर c के बनने की दर 10⁻² मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड है, तो उसी क्षण पर ए व बी के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समीकरण है a + 2b = 3c के लिए किसी क्षण पर c के बनने की दर 10⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो उसी क्षण पर a व b के विलुप्त होने की दर लिखिए। तो सॉल्यूशन कैसे करना है आप देखिए। रिएक्शन है a + 2b = 3c, a + 2b = 3c। तो इसके लिए लिखिए अभिक्रिया वेग डेल a अपॉन डेल t नेगेटिव बराबर -1/2 डेल b अपॉन डेल t बराबर +1/3। यहाँ डेल नहीं आएगा क्योंकि पर्टिकुलर किसी क्षण की बात कर रहे हैं, तो d आएगा, d 1/3 d c अपॉन dt। आपको क्या दिया हुआ है, गिवन dc
अपॉन डी टी बराबर 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो पहले ए के विलुप्त होने की दर निकाल लें, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/3 डी सी अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू 1/3 डी सी अपॉन डी टी कितना है 10⁻⁻2। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब बी के विलुप्त होने की दर, सेकेंड पार्ट, बी के विलुप्त होने की दर निकालनी है। तो आप जानते हैं -1/2 डी पी अपॉन डी टी बराबर 1/3 डी सी अपॉन डी टी। ठीक है ना, तो दो को उधर लेके जाओ तो आपका आ जाएगा डी बी अपॉन डी टी बराबर 2/3 डी सी अपॉन डी टी। ये आ गया, वैल्यू रखते हैं डी बी अपॉन डी टी बराबर 2/3। इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर, इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से आप इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट अगले टॉपिक की बात करूँ। तो बच्चों जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभिक्रिया वेग व वेग इस तरह, अभिक्रिया वेग व वेग इस तरह। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, आपने 11th क्लास में द्रव्यानुपाती क्रिया नियम पढ़ा है ना, और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रिया कारकों की सांद्रता क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोबारा सुन लें, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार कि निश्चित ताप पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक समीकरण निम्न अभिक्रिया के लिए, निम्न अभिक्रिया के लिए, और अभिक्रिया क्या है, N1A + N2B = M1C + M2D। ये मैंने एक अभिक्रिया लिखी, इसके लिए मैंने एक अभिक्रिया लिखी, इसके लिए मैं अभिक्रिया वेग लिख रहा हूँ, अभिक्रिया वेग ये बराबर होता है क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे तो ये a की पावर x और b की पावर y। ठीक है, x y मैंने क्यों लिए, n1 n2 क्यों लिए, वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये लिया, और अभिक्रिया वेग बराबर k इंटू a की पावर x और b की पावर y, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे x व y जो मैंने लिखे, ये क्रिया कारकों के घातांक है। ये क्या है, क्रिया कारकों के घातांक है, जो कि अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं, अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनका मान x और y का जो मान है वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है, अपने मन से नहीं रख सकते, प्रयोगों द्वारा निर्धारित हो सकता है। x और y का मान n1 और n2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही कंडीशन आती है। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग को अपन क्या लिखते हैं, आप सभी जानते हैं, -del R/del T बराबर k a की पावर x इंटू b की पावर y, ये लिखेंगे। ये समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने, क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। क्लियर। अब यदि a बराबर b हो और ये दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर, यानी क्रिया कारकों की सांद्रता को इकाई माना जाए, तो उस कंडीशन में -del R/del T किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर, इसके बराबर हो गया k के बराबर। तो k क्या है यहाँ पर, समानुपातिक स्थिरांक।
के यहाँ पर है समानुपातिक स्थिरांक, जिसे अभिक्रिया का वेग नियतांक भी कहा जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग नियतांक भी कहा जाता है। और जब यानी यदि क्रिया कारकों की सांद्रता को इकाई माना जाए, यदि क्रिया कारकों की सांद्रता को इकाई मान लें तो वेग नियतांक का मान अभिक्रिया वेग के बराबर हो जाता है, अभिक्रिया वेग के बराबर हो जाता है। और उस परिस्थिति में इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं, उस परिस्थिति में इसे हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्या कहेंगे? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और समीकरण एक को हम वेग व्यंजक या वेग समीकरण कहते हैं। समीकरण एक को वेग व्यंजक या वेग समीकरण कहते हैं। तो बेटा ये मैंने वेग अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक के बारे में आपको बताया। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं अभिक्रिया वेग व वेग नियतांक की इकाई, तो उसको देखिए। अभिक्रिया वेग व वेग नियतांक की इकाई, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। और अभिक्रिया वेग क्या होता है आप सभी जानते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग बराबर होता है बेटा डेल सी अपॉन डेल टी प्लस माइनस, ये होता है सांद्रता बटा सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। तो इसको हम लिख सकते हैं सांद्रता बटा समय। ठीक है। अब सांद्रता की इकाई क्या होती है बेटा? मोल प्रति लीटर बटा में समय अपन लेते हैं सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये अभिक्रिया वेग की इकाई आ गई। क्या आ गई? अभिक्रिया वेग की इकाई आ गई। अब अभिक्रिया वेग जो पहला समीकरण था आप उसको लिखिए, अभिक्रिया वेग बराबर क्या होता है? k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, यही होता है। अभी आपने पढ़ा था वेग समीकरण, वहां पे मैंने लिखा था ये। ठीक है। अब इसमें आपको k की इकाई निकालनी है, तो k बराबर क्या होगा? अभिक्रिया वेग बटा में a की पावर x और b की पावर y, यही होगा ना बच्चों? इतना क्लियर हो गया। अब a और b क्या है? ये सांद्रता है। अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है? ऊपर देखो लिखा हुआ है, क्या लिखूं? सांद्रता समय इनवर्स। इससे लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं सांद्रता समय इनवर्स बटा में सांद्रता की पावर x इंटू सांद्रता की पावर y। क्योंकि a और b क्या है? सक्रिय द्रव्यमान यानी मोलर सांद्रता ही तो है, तो सांद्रता लिख दिया a की जगह और b की जगह सांद्रता, और पावर एज इट इज लगी हुई है। अब इसको अपन करते हैं, जब आधार समान होते हैं, एक नियम है, जब आधार समान होते हैं तो घातांकें जुड़ जाती हैं। ठीक है। तो अपन इसको लिखेंगे a बराबर सांद्रता समय इनवर्स बटा सांद्रता की पावर x प्लस y। सांद्रता जब आधार समान तो घातांकें जुड़ जाती है, तो मैंने जोड़ दी घातांकें। इतना क्लियर हो गया। अब इस सांद्रता को ऊपर ले जाए तो देखिए k बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस x प्लस y, और यहाँ पे समय इनवर्स, ये आ गया आपका। समझ में आया? और सांद्रता को किस में लिखते हैं? सांद्रता को किस में लिखते हैं? मोल प्रति लीटर में। तो आप देखिए मोल प्रति लीटर, ये लिख दिया मैंने, और इसकी पावर 1 माइनस एक्स प्लस वाई। और समय को किस में लिखते हैं? सेकंड इनवर्स में। समय को किस में लिखते हैं? सेकंड इनवर्स में। तो ये जो व्यंजक आया, इससे अपन वेग नियतांक की इकाई निकाल सकते हैं। वेग अभिक्रिया वेग की इकाई तो मोल प्रति लीटर
प्रति सेकंड आ गई, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आ गई, और वेग नियतांक की इकाई इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं वो देखिए, जैसे बेटा मैं बात कर रहा हूं शून्य कोटि की अभिक्रिया की, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो x प्लस वाई बराबर 0 होगा शून्य कोटि के लिए, तो उसमें वैल्यू रखो k इज इक्वल टू मोल प्रति लीटर 1 माइनस 0, x प्लस वाई की वैल्यू 0 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट आ गई आपकी k की इकाई, क्या आ गई, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये k की इकाई आ गई कौन सी अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यदि हम बात करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू उसमें रखो, तो k बराबर मोल प्रति लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो ये आ गया k की ये 0 हो गया, तो आपका आ गया सेकेंड इनवर्स। इसको आप ये भी लिख सकते हो समय इनवर्स। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई आ गई। आया बेटा समझ में? अब मैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए बात करने जा रहा हूं। इसके लिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो उसमें रखिए k इज इक्वल टू मोल प्रति लीटर 1 माइनस 2 और सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट क्या आएगी, देखिए k की इकाई मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये यूनिट आएगी k की द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स। और तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए आप इसको निकालेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो वैल्यू रखिए उसमें मोल प्रति लीटर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। तो k की इकाई क्या आएगी, मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। ये आपकी तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए है। तो किसी की भी इकाई आप निकाल सकते हैं बच्चों। आज मैंने आपके सामने ये पढ़ाया। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल मैं बात करूंगा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, कल चर्चा।